ये है पेज 53। The entire consciousness immersed in divine contemplation. The whole being enjoyed a supreme and vast felicity. ये अपेंडिक्स किस चीज का है? ये जो माँ का एक्सपीरियंस है ना, एन एक्सपीरियंस दैट हैपेंड इन द ल्यूमिनस डबल ऑफ अर्थ, मतलब उसका जो प्रतिरूप है, तो ये माँ का लेटर है। अपेंडिक्स जो है फॉर द टेक्स्ट ऑफ द मदर्स लेटर एंड श्री अरविंदोज आंसर, और इसमें श्री अरविंद का जो उत्तर है, ये अपेंडिक्स के अंदर माँ ने क्या एक्सपीरियंस उनका है वो है। एंटायर कॉन्शियसनेस इमर्स्ड इन डिवाइन कॉन्टेम्पलेशन। उनके चिंतन के अंदर, ध्यान के अंदर आपकी पूरी चेतना परमात्मा में निमज्जित है, इमर्स्ड है। द होल बीइंग एंजॉयड अ सुप्रीम एंड वास्ट फेलिसिटी। और आपकी जो समग्र सत्ता है उसने परमोच्च और वास्ट, जो विस्तृत फेलिसिटी है, परमानंद है, उसका रसास्वादन किया। एक्चुअल में देखिए, जब हम कहते सारी सत्ता ने किया, अभी हम सत्ता के भागों के विषय में सचेतन ही नहीं है। मैं आपको अपना सर्वस्व देता हूं, ये कह के हमको लगता है कि हमने अपना सब कुछ दे दिया, पर हमारे सब कुछ में आता बहुत थोड़ा है। हमारा जो सर्वस्व है, क्योंकि अभी एक होमोजीनियस बीइंग नहीं है, हमारा शरीर है, प्राण है, मन है, ये कोई सा भी आत्मा के केंद्रित नहीं है। तो ये कह के भी ये अच्छी शुरुआत हो सकती है कि मैं सर्वस्व आपका हूं, पर अभी सर्वस्व आपका है ही नहीं, आप दे कैसे सकते हो? माँ, मैं पूर्ण रूप से आपका हूं। आप अपने आप को बिलोंग ही नहीं करते, आपने होमोजिनिटी एस्टेब्लिश ही नहीं की। तो जब माँ कह रही हैं, इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, ये कोई काव्यात्मक शब्द नहीं है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। होल बीइंग एंजॉयड अ सुप्रीम एंड वास्ट फेलिसिटी, देन वाज द फिजिकल बॉडी सीज्ड। उसके बाद भौतिक शरीर है, उसका अधिग्रहण हो गया, उसको पकड़ लिया। जैसे कोई ऊपर से आती धारा है, वो आपके शरीर को सीज कर ले, उसको पकड़ ले, फर्स्ट इन इट्स लोअर मेंबर्स एंड नेक्स्ट द होल ऑफ इट। पहले तो उसके जो लोअर मेंबर्स हैं उनको पकड़ा शरीर को, बाय ए सेक्रेड ट्रेम्बलिंग which made all personal limits fall away little by little, even in the most material sensation. मोस्ट मटेरियल सेंसेशन टच का है, टेस्ट का है, सुन रहा है, ये जो सेंसेशन है उसकी भी लिमिट धीरे धीरे करके सारी पर्सनल लिमिट्स आपकी फेड अवे हो गई, टूट गई। अभी जो भी बंधन हमको नजर आ रहा, हम ऐसे बैठे हैं, मेरा शरीर, मेरे चारों तरफ ये वातावरण, मैं ऐसे सुन रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, ये एक सर्टेन फ्रेमवर्क है हमारा पर्सनल कॉन्शियसनेस का। माइंड किस तरीके से बना है, ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे है, वो आपको इस तरीके का रूप दिखाता है। क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा ही कुछ होता तो छिपकली को नजर नहीं आता, उसको अपने तरीके की लिमिट्स नजर आती हैं। माँ ये कह रही है कि धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी को भी, माँ की स्वयं की, उसको पूरे को पकड़ लिया गया, सीज कर दिया गया, फर्स्ट इन इट्स लोअर मेंबर्स, देन एंड नेक्स्ट द होल ऑफ इट, बाय ये सेक्रेड ट्रेम्बलिंग, कंपन है पूरे के अंदर, which made all personal limits fall away little by little, even in the most material sensation। टच के अंदर भी मोस्ट मटेरियल जो आपका सेंसेशन है, उसमें भी पर्सनल लिमिट सारी फॉल अवे हो गई। देखिए, भावनात्मक तौर पर होना एक चीज है, आपका हृदय बड़ा किसी चीज से उद्वेलित है या उससे मूव्ड है, तो उसके अंदर भावनात्मक स्तर के ऊपर पर्सनल लिमिट्स थोड़ी आपकी ढीली पड़ सकती हैं। आपकी बॉन्डिंग है परिवार के प्रति, आपका कोई मित्र है उसके प्रति, उसमें फिजिकल जो आपकी लिमिटेशंस हैं, वो आप उसका दायरा, जो इमोशनल दायरा है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ एक बहुत अलग स्तर की है, ये कैसे हम रिलेट करें, हमारी चेतना के लिए बड़ा मुश्किल है ये। द बीइंग ग्रू इन ग्रेटनेस प्रोग्रेसिवली। महत्ता के अंदर मेरा बीइंग प्रोग्रेसिवली, धीरे 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 लगातार बढ़ता गया, मेथोडिकली, प्रणालीबद्ध तरीके से।
अब वो कैसे हुआ होगा? भाई एक तरीके से तो हम ये सोचते हैं जैसे कि हम चक्रों का वर्णन करते हैं, एक-एक करके मेथोडिकली एक-एक वो आरोहण हो गया होगा। या फिर नीचे से ऊपर सत्ता के अंदर जिस भी तरीके से आरोहण हुआ होगा। ये कह रहे हैं मेथोडिकली, प्रोग्रेसिवली ये ग्रेटनेस में मेरा बीइंग ग्रू हुआ, ब्रेकिंग डाउन एवरी बैरियर। आपके सारे बैरियर्स, कौन-कौन से बैरियर हो सकते हैं? पहले तो आप फिजिकल सेंसेशंस से चीजें लेते हैं, वो बैरियर, वो जिसको रिपोर्ट करता है, वो उससे आगे वाले को रिपोर्ट करता है, ये धीरे-धीरे ये सब बैरियर्स हैं। ये जितनी भी हायरार्की है, एज इफ ये कंपार्टमेंटलाइज कर दिया आपको, छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स में बांट दिया। ये सब के सब बैरियर हैं। हालांकि हमारी वर्तमान स्थिति के अंदर हमारी सेफ्टी है, ये सब हमारी सेफ्टी हैं। भी जब तक मकान बन रहा है तो आप स्कैफोल्डिंग लगा रहे हैं, वो उसकी सेफ्टी है, उसको रोक रहा है। और जब तैयार हो गया तब बैरियर है। तो हमारे लिए फिलहाल ये सारे के सारे की इस तरीके से, अगर आपके सेंसेस, आंखें जो है, वर्तमान ढांचा है उससे अलग देखने, सूक्ष्म रंग है, रूप है, वो देखने लगे, आपके कान के अंदर कोई व्यक्ति पास में बैठा है, उसकी बजाय आसपास के सूक्ष्म बीइंग्स हैं, वो आके बोलने लगे आपके कान में, सोचो कैसी रहे। आपका चिंतन है उसके अंदर, अभी तो आपको पता है कुछ भी सोच लो वैसा कुछ विशेष होने वाला नहीं है, पर अगर मेरा चिंतन प्रभावी होना शुरू हो जाए, मैं जैसा सोचूं वैसा होने लगे, या मेरे को ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगे, मतलब आपके सेंसेस के अंदर टच है, वो सामान्य टच से के बैरियर्स को तोड़ के सारे विश्व के, जैसे माँ के पास सारे संपर्क आ रहे थे, वो किसी को फूल दे रही हैं, कहीं से ऐसी पुकार आई, वो वहीं उनका हाथ रुक गया और माँ तुरंत वहां ट्रांसपोर्ट हो गई, वहां जाके अपना, और उसके अलावा भी उनका बीइंग इतना ज्यादा सफल है, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, किसी की भी पुकार है माँ को, कोई ये थोड़ी सचेतन रूप से पता ही हो उस चीज का, ये वो तो पागल हो जाए आदमी अगर इतनी डिटेल्स रखना शुरू करे। पर बीइंग सुप्रीमली एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। तो हमारे जो बैरियर्स हैं, हर कुछ खा लेंगे, हमको कोई विशेष फर्क, हमको लगता है कि विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। यही रामकृष्ण जी को आप जो है वो टच भी कर दोगे, बिस्तर के नीचे उन्होंने एक सिक्का रखा कि ट्राई करते, पूरे शरीर के अंदर ऐंठन आ गई। तो breaking down every barrier, shattering every obstacle that it might contain, and manifest a force and a power which increase ceaselessly in immensity and intensity। क्योंकि आपके इमेंसिटी, व्यापकता, व्यापकता तो बहुत है, इंटेंसिटी नहीं है, या इंटेंसिटी एक व्यक्ति की बहुत है, एक कोई चीज विशेष के प्रति हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं, इंटेंस बहुत है, इमेंसिटी बेचारों को सेंस ही नहीं है, मैनेजमेंट का सेंस नहीं है, व्यापकता का सेंस नहीं है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई घोल है, एक ग्लास के अंदर बहुत इंटेंस घोल है, जैसे ही आपने उसके अंदर और पानी मिलाया, उसकी इंटेंसिटी जो है वो डाइल्यूटेड हो गई। फिर इमेंसिटी, मतलब आप कितना भी डाइल्यूशन करें उसका, और पानी मिलाते जा रहे हैं तो भी इंटेंसिटी वैसी की वैसी, जैसे चाशनी आपने बनाई, और पानी मिला रहे हैं तो भी इंटेंसिटी वैसी की वैसी। तो एक विशेष बात है, नहीं तो जैसे कोई आपने सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी डिकॉक्शन का, उसको डाइल्यूट करोगे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो माँ कह रही है फोर्स एंड पावर के अंदर इनकी सीजलेसली इंक्रीज होती गई, इमेंसिटी और इंटेंसिटी के अंदर। इट वॉज ए प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ द सेल्स अंटिल विस्तृत हो गए, होते गए सेल्स, until there was a complete identification with the earth। इतने ज्यादा विस्तृत हो गए, फैल गए। अभी तो हमको एक, हमारा एक आकार है, उसकी लिमिटेशन है, हम जितने भी बड़े हैं उसकी एक लिमिटेशन है, हमारा एक आकृति है। ये कह रहे हैं धीरे धीरे ये सारे बैरियर्स आपके भौतिक जो है वो टूट गए, और इतनी विस्तृति हो गई कि आइडेंटिफिकेशन विद द अर्थ, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। द बॉडी ऑफ द अवेकन्ड कॉन्शियसनेस was the terrestrial globe moving harmoniously in ethereal space। जो स्पेस है, अंतरिक्ष के अंदर, ये जो टेरेस्ट्रियल ग्लोब है, ये जो पृथ्वी है हमारी, द बॉडी ऑफ द अवेकन्ड कॉन्शियसनेस,
अवेकन्ड कॉन्शियसनेस की जो बॉडी थी वो क्या थी? टेरेस्ट्रियल ग्लोब, मान लो पूरा एक पार्थिव स्तर के ऊपर है। And the consciousness knew that its global body was thus moving in the arms of the universal being, and it gave itself, it abandoned itself to it in an ecstasy of peaceful bliss. पीसफुल ब्लिस की एक्सटेसी के अंदर उसने, बीइंग ने, मतलब माँ के बीइंग ने अपने आप को इन द यूनिवर्सल बीइंग की आर्म्स के अंदर, इट गेव इटसेल्फ, जो वैश्विक जो सत्ता है उसके अंदर, जैसे माँ की प्रार्थनाएं हैं, भी माँ किसको प्रार्थना करेंगी? वो एज इफ इंडिविजुअल सेल्फ है, वो यूनिवर्सल सेल्फ को, यूनिवर्सल सेल्फ अपने ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है, उसके प्रति अपने आप से ही एज इफ संवाद कर रहा हो। देन इट फेल्ट दैट इट्स बॉडी वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एंड वन विथ इट, उसके साथ एक हो गई। द कॉन्शियसनेस बिकेम द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, और जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो एक वैश्विक चेतना के अंदर परिणत हो गई। इमोबाइल इन इट्स टोटलिटी, और अपनी पूर्णता के अंदर बिल्कुल इमोबाइल है, उसमें किसी तरीके की मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल इमोबाइल, मूविंग इन्फिनिटली इन इट्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, इन्फिनिट तरीके से। जैसे परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि घोर कर्म में भी अकर्ता रहता है और अकर्म में भी पूर्ण रूप से कर्म करता रहता है, तो वैसे ही इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मूविंग इन्फिनिटली और टोटलिटी के अंदर फिर भी इमोबाइल है। तभी कर सकते हो आप जब पूर्ण रूप से आप अंदर इमोबाइल हो, तभी आप इन्फिनिटली मूव कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। अगर आप एजिटेटेड हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स स्प्रैंग टुवर्ड्स द डिवाइन इन एन आर्डेंट एस्पिरेशन, एक एस्पिरेशन के रूप में, एक तीव्र अभीप्सा के रूप में, कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो चेतना है वो परमात्मा की ओर। तो माँ जो चीज खोल रही हैं, ये विशेष चीज है। अवतार जो आके काम करता है वो ये काम करता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपनी इंटेंसिटी, कितनी जबरदस्त इंटेंसिटी होगी, कोई ऋषि भी है मान लीजिए, इंटेंसिटी का तो कोई पारावार नहीं है। पर ये जो एक विशेष तत्व है कि यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसको वो रिलेट कॉन्शियसली कर पाता है उससे, और इस रिलेशन के कारण वो हर एक व्यक्ति की अभीप्सा को सीधे के सीधे, इसीलिए माँ कह रही है ओपन टुवर्ड्स मी। आप अगर माँ से जुड़ जाते हैं तो ये क्रम सीधे ही आपके लिए, एज इफ आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया हो प्रभु के द्वारा। आप माँ के प्रति खुल गए तो माँ कह रही है आपसे केवल इसी की मांग की जाती है, खाली अपने आप को मेरे प्रति खोल दो। क्या मैकेनिज्म ये रहा ना? कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स sprang towards the divine in an ardent aspiration, perfect surrender, and it saw in the splendor of the immaculate light the radiant being। और इस इमैक्युलेट लाइट के अंदर, उसके स्प्लेंडर में क्या देखा? रेडियंट बीइंग, एक प्रकाशित, एक दीप्तिमान, एक ऐसी सत्ता देखी, स्टैंडिंग ऑन ए मैनी हेडेड सरपेंट, अनेकानेक जिसके जो आपके सिर हों, वैसे नाग के ऊपर, सर्प के ऊपर, whose body coiled infinitely around the universe, जिसने कुंडली मार रखी थी यूनिवर्स के चारों ओर। द बीइंग इन एन इटर्नल जेस्चर ऑफ ट्रायम्फ, जेस्चर ऑफ ट्रायम्फ, एकदम कि उसने विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे जेस्चर के अंदर, जैसे दुर्गा का हम देखते हैं अभय प्रदान कर रही है, वैसा जेस्चर है उसका। इस बीइंग का, जो रेडियंट बीइंग है, मैनी हेडेड सरपेंट जो है, जैसे कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण है, नृत्य कर रहे हैं, वैसी वो बीइंग है, वो मैनी हुडेड सरपेंट के ऊपर, वो सरपेंट जो इन्फिनिटली अराउंड यूनिवर्स के कॉइल्ड अप है, और वो बीइंग कैसी वरद हस्ती या कैसी इटर्नल जेस्चर ऑफ ट्रायम्फ, जीत की मुद्रा के अंदर है। मास्टर्ड एंड क्रिएटेड एट वन एंड द सेम टाइम, उसने एक साथ ही मास्टर कर दिया और क्रिएट कर दिया किसको? द सरपेंट, सरपेंट को तो मास्टर कर लिया, एंड द यूनिवर्स,
उसको क्रिएट कर दिया, दैट इशूड फ्रॉम हिम, जो कि उनसे ही आगे प्रसारित हुआ है, उनसे निकला है। अब ये कितनी एक विचित्र चीज है। तब श्री अरविंद कह रहे हैं कि आपका ये जो अनुभव है, उसके ऊपर श्री अरविंद का वो जो उत्तर है ना, कि आपका ये जो अनुभव है ये वैदिक अनुभव है। वेदों के अंदर, अब बताओ, वेदों में ऐसी चीजें छिपी, उसको सारे के सारे कोशिश ये कर रहे हैं ये प्रतिपादित करने की, ये तो कर्मकांड है। अब इसमें कहाँ कोई ये जो बातें चल रही है कोई कर्मकांड की क्या है, ये तो अनुभव है, मूलभूत अनुभव है कि चीजें किस तरीके से टिकी हुई हैं, उनका क्रिएशन किस तरीके से है, वो सारा इसके अंदर बता रहे। इरेक्ट ऑन द सर्पेंट ही डोमिनेटेड इट, सीधे खड़े हैं उसके ऊपर और उसको डोमिनेट कर रहे हैं विथ इट, विथ ऑल हिज विक्टोरियस माइट, शक्तिशाली जो उनकी विजयी जो शक्ति है, माइट है, पराक्रम है, उसके साथ। एंड द सेम जेस्चर दैट क्रश्ड द हाइड्रा एनवलपिंग द यूनिवर्स gave it eternal birth. Then the consciousness became this being. फिर माँ की जो कॉन्शियसनेस है वो ये बीइंग बन गई, एंड परसीव्ड दैट इट्स फॉर्म वाज changing once more. It was absorbed into something which was no longer a form and yet contained all forms. और धीरे धीरे वो बीइंग है उसकी फॉर्म बदलने लग गई, और ऐसा हो गया कि इट नो लॉन्गर हैड ए फॉर्म, उसकी कोई कोई निश्चित रूप आकार नहीं रहा, और तो भी यट कंटेन्ड ऑल फॉर्म्स, जितने भी नाम रूपात्मक सृष्टि है वो उसमें कंटेन्ड है। जैसे ईथर जो आकाश है उसमें सारी चीजें कंटेन्ड है, जैसे कह रहे हैं कि आकाश के अंदर घड़ा है और घड़े के अंदर भी आकाश है, पर उससे आकाश कोई सीमित नहीं होता, घड़े के अंदर जो रिक्त स्थान है उसके अंदर भी आकाश है, तो निराकार होने के बाद भी उसको अपने में कंटेन किया हुआ है। आकाश का अपना कोई निश्चित कोई आकार नहीं है, पर उसने एक फॉर्म को कंटेन कर रखा है, और उसके अंदर कंटेन्ड भी है घड़े के अंदर। उसी तरीके से नो लॉन्गर ए फॉर्म, वो जो बीइंग था धीरे धीरे was absorbed into something which was no longer a form and yet contained all forms, something which immutable sees, जो देखता है, immutable, अक्षर है वो, क्षरण नहीं होता उसका, क्षय नहीं होता उसका, नाश नहीं होता, कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता उसमें, अपरिवर्तनशील है वो देखता है, सीज, द आई, द विटनेस, वो ही आंखें हैं। बीज के अंदर कौन सी आंख है जो वो ये जानती है कि ये पीपल का वृक्ष है, इसमें ये पत्ते की कारीगरी होगी, इसके अंदर ये फल आएगा, सारी एकदम परफेक्ट है। नेसेंस तक के अंदर कौन सी आंखें हैं जो मैनिफेस्टेशन में जानती है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, ये छोटा सा कीड़ा है, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, उसमें कहीं कोई घपला नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है। तो अगर आप कह रहे हो कि मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक का व्यवहार करेगा, लकड़ी लकड़ी का व्यवहार करेगी, और हर लकड़ी भी आप किसकी, नीम की है या आपकी चंदन की है, अपना अपना गुणधर्म है, कौन फिक्स कर रहा है, कौन सी आंख है, कौन सा विटनेस है जो सारी चीजों को कंटेन कर रहा है, सारी को उनको अपना रूप है, रंग है, गंध है, सारी प्रदान कर रहा है, इम्यूटेबल है, कंटेन्स ऑल फॉर्म्स, वो एकमात्र बीइंग है। पर बीइंग की परिकल्पना, हम जो परिकल्पना कर रहे हैं उससे एकदम ट्रांसेंड कर जाती है। एंड व्हाट इट सीज इज, जिस चीज को वो देखता है वो होता है। भाई और जगत में है क्या अभी? आप कह दो ये है। जब हम कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स वो बातें कर रहे थे, वो कितनी एब्स्ट्रैक्ट सी बात थी। वही बात ये है कि कॉन्शियसनेस जिस चीज को देखती है, व्हाट इट सीज इज, है या नहीं का मापदंड क्या है? आप जो देख रहे हैं वो है, तो ये जगत क्या है? वर्णन है अलग अलग। जो एक बंदर देखता है वो भी सही है। भैया आप कहोगे मनुष्य जो देखता है वही अल्टीमेट है, नहीं। तो वो जो चीज देखता है, वो जो आई देखती है, आपके माध्यम से देख रही है वो भी सही है, किसी दूसरे के माध्यम से देख रही है वो भी सही है। इसीलिए इसी जगत का वर्णन रामकृष्ण जी एक कर रहे हैं
और आप अलग तरीके का कर रहे हो, और कोई भगवत विरोधी है वो अलग तरीके का कर रहा है, तो एक कोई निराकार उसको कह रहा है, कोई निर्गुण कह रहा है, कोई साकार कह रहा है, तो जो आपको जिस तरीके से देखना है, जो चेतना जिस तरीके से देखती है, इज वैसी हो जाती है, वैसी सृष्टि हो जाती है। देन दिस लास्ट वेस्टीज ऑफ फॉर्म, तो लास्ट जो बिल्कुल जो आधार है, उस पे टेक है आपकी, डिसअपियर्ड। फॉर्म की जो वेस्टीज है वो डिसअपियर हो गई, एंड द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ वाज एब्जॉर्ब्ड इन द अनअटरेबल, जिसके बारे में बोली जहां जाके बंद हो जाती है। आप कहीं क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? द इनएफेबल, अवर्णनीय, शब्दातीत, जो शब्दों की पकड़ में नहीं आता, उसके अंदर जाके वो एब्जॉर्ब हो गया। द रिटर्न टूवर्ड्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी टुक प्लेस वेरी स्लोली, मतलब माँ अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत धीरे धीरे, इन ए कॉन्स्टेंट एंड इनवेरिएबल स्प्लेंडर ऑफ लाइट एंड पावर एंड फेलिसिटी एंड एडोरेशन, धीरे धीरे, इनवेरिएबल, अपरिवर्तनीय, स्प्लेंडर ऑफ, किस चीज का प्रकाश है? लाइट, पावर, फेलिसिटी, अडोरेशन, ये सारे बाय सक्सेसिव ग्रेडेशंस, but directly, without passing again through the universal and terrestrial forms। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने कोई सैटेलाइट भेजा, अब वो वापस आएगा तो उन्हीं आपके जो जो स्फीयर्स है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये है, ये है, ये ओजोन की लेयर है, ये वैसी लेयर्स के अंदर से मान लीजिए आपको वापस अर्थ के अंदर आना है, तो आप वापस उन परतों में से नहीं आ रहे। ये उदाहरण के रूप में है। ये माँ कह रही है कि जब मैं उस चेतना से वापस आई, तो डायरेक्टली आई, विदाउट पासिंग अगेन थ्रू द यूनिवर्सल, क्योंकि ये तो दूसरी चेतना में चली गई थी ना। जो यूनिवर्सल बीइंग था, वो एक ऐसे बीइंग में एब्जॉर्ब हो गया। तो अब ये यूनिवर्सल या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के माध्यम से नहीं, सीधे ही आ रही हैं। ये कैसे क्या है, न तो देखिए ये एक्सप्लेन करने की चीजें हैं। एंड इट वाज एज इफ द मोडेस्ट कॉर्पोरियल फॉर्म, कि मेरा जो मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब वैसे मोडेस्ट नहीं कि एक हम्बल सा, मतलब इतनी विशालता के मध्य एक इंडिविजुअल बीइंग, मतलब मोडेस्टी तो है वो, कॉर्पोरियल फॉर्म, मेरा जो ये लौकिक रूप है, हैड बिकम द डायरेक्ट एंड इमीडिएट वेस्चर, एक सीधे ही एक आधार हो गया, डायरेक्ट, विदाउट एनी इंटरमीडियरी ऑफ द सुप्रीम एंड इटर्नल विटनेस। ये इसकी विशेषता कि बीच के ग्रेडेशंस या लेयर्स हैं वो नहीं रही, और एक सीधा ही, सीधा तार जो जो परात्पर सत्ता है उससे, और ये जो मोडेस्ट कॉर्पोरियल फॉर्म है, मतलब माँ की जो इंडिविजुअल चेतना है या उनकी सत्ता है, वो एक से दूसरे के अंदर तारतम्य उनका हो गया। ये अनुभव माँ का हुआ। तो इसके संबंध में श्री अरविंद ने यहाँ कहा, द एक्सपीरियंस वी हैव डिस्क्राइब्ड इज वैदिक इन द रियल सेंस। ये वास्तव में रियल सेंस में वैदिक अनुभव है, दो नॉट वन विच वुड इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ योग। आज के जो मॉडर्न सिस्टम्स है, प्रणाली है योग की किन्हीं भी प्रणालियों के अंदर इसको मान्यता नहीं मिलेगी। वे योग की प्रणालियां विच कॉल देमसेल्व्स वैदिक, जो अपने आप को वैदिक प्रणालियां भी कहती हैं, वो भी आपके इस एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, स्वीकार नहीं करेंगी, तो भी रियल सेंस के अंदर आपका ये एक्सपीरियंस वैदिक है। इट इज द यूनियन ऑफ द अर्थ ऑफ द वेद, वेद में जिस पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसका, एंड पुराण, मतलब वेद और पुराण में, विथ द डिवाइन प्रिंसिपल, भागवत जो तत्व है, सिद्धांत है, उसके साथ पृथ्वी का यूनियन, उसका ऐक्य साधित हो गया। एन अर्थ विच इज सेड टू बी अबव आवर अर्थ, वो अर्थ जिस अर्थ की माँ बात कर रही हैं, या जिस अर्थ की वैदिक सेंस में बात होती है, वो ये पृथ्वी नहीं है। दैट इज टू से द फिजिकल बीइंग एंड कॉन्शियसनेस ऑफ विच द वर्ल्ड एंड द बॉडी आर ओनली इमेजेस। ये वर्ल्ड, ये कॉन्शियसनेस, हमारा शरीर, ये सारी तो उसके मान लीजिए प्रतीक मात्र है, उसकी छवियां हैं, इमेज। बट द मॉडर्न योगास हार्डली रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल यूनियन विद द डिवाइन। आज के जो आधुनिक योग हैं वो तो हार्डली रिकॉग्नाइज, ये तो इसको स्वीकार ही नहीं करते।
कि भगवान के साथ मटेरियल यूनियन की कोई संभावना है क्या? और जबकि माँ का जो है, और माँ ने तो वो साबित किया कि उनके मटेरियल बीइंग के अंदर जो परात्पर सत्ता है वो सीधे ही उससे जुड़ जाए, कार्यरत हो। अरे तभी तो जगदम्बा कार्य कर सकती है, नहीं तो फिर क्या तो सावित्री का हुआ, क्या ये सारी बातें हुई, क्या डिवाइन लाइफ हुई। वो तो तभी एक्ट कर सकती हैं अगर इन्हीं टेरेस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करेंगी। हाँ, फ्रेमवर्क इसी में काम करेंगी, पर उसका इन्होंने मैकेनिज्म यहाँ बताया है। अब इससे आगे चल सकते हैं, हालांकि बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है ये। इसमें आगे चलें स्नेहा। हाँ भैया, ये तो समझ में नहीं आया। एब्स्ट्रैक्ट है ये। आप अभी बोल रहे थे हाँ, हाँ, जो वेदास में जो अर्थ की बात हो, तो वेदास में कौन से अर्थ की बात हो रही? अभी आप बोले कि बस हम ये लोग कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं वेद में जिस पृथ्वी की बात होती है वो एक्चुअल में, इसका देखिए जब कॉन्टेक्स्ट आएगा ना, तो मैं ये चाहूंगा कि वो एक्चुअल में तो सुबह वाले किसी को मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसमें जब सीक्रेट ऑफ वेद है या श्री अरविंद की सारी गहनतम जो राइटिंग्स हैं वो सारी आएंगी, और उनको चूकने का मतलब ये है कि फिर आप वास्तव में चूक ही गए। वो कभी भी उसमें, तो जब सीक्रेट ऑफ वेद आएगा तब उसमें बहुत ही सुंदर फिर वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज आएगी, फिर बाद में आपका हिम्स टू द मिस्टिक फायर आएगा, सारी चीजें आएंगी, ये इतनी गहन तरीके से आएंगी, बहुत ही आनंद का विषय है वो, तो बहुत गजब चीज है। हमारे जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनका दायरा तुरंत छिन्न भिन्न कर देगा, हमको एक ऐसी चीज देगा जो आपको इसके लिए बाध्य करेगा कि आपके सोच समझ के दायरे को भी आप इसके लिए मजबूर होंगे, क्योंकि आपके वर्तमान दायरे में वो चीजें ही नहीं आएंगी। तो आपकी चेतना प्रयास करेगी कि भी ये क्या है। तो जितना ही आप इंटेंसली उसके लिए प्रयास करेंगे, आप में नेसेसरी ग्राह्यता बनती जाएगी। सबसे पहले तो सबके साथ ये होगा, जो भी उसको जितनी अंदर से एस्पिरेशन रखेगा, तीव्रता रखेगा, माँ के प्रति ओपननेस रखेगा, श्री अरविंद के प्रति रखेगा, ये ग्राह्यता बढ़ती जाएगी आपकी, आप और बेटर तरीके से उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे। हाँ विनीता। हाँ विनीता, हेलो। तो आवाज आ रही है? फेंट आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ भैया, ये कहना है जो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तो ये तो बहुत ग्लोबल और बड़ी है, तो ये कैसे बिल्ड अप होती है? मतलब क्या ये यूनिवर्सल चेतना, जैसे हम इंडिविजुअल चेतना अपने से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि ये तो बहुत इंडिविजुअल से भी हम जुड़े हुए नहीं है, जी ये आप भूल जाइए कि आप इंडिविजुअल के विषय में भी, आप इंडिविजुअल आप जिसको कहते हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा संपर्क है अपने शरीर से, और शरीर की भी वास्तविक क्रियाओं के ऊपर न तो आपका कंट्रोल है, उसमें कैसी क्या चीजें आ जाएं। हम इस फ्रेमवर्क को इंडिविजुअल बोलते हैं जबकि ये नहीं है। तो जब हम व्यक्तिगत चेतना की बात करते हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ गई, और सच्चा व्यक्ति आपका जो है वो आपकी अंतरात्मा है, वो जो इंडिविजुअल आपका सेल्फ है वो यूनिवर्सल सेल्फ। अरे भाई, आप अकेले व्यक्ति, आप मैनिफेस्टेशन, मृत्यु के बाद में आप इससे बाहर चले गए, या फिर अगर कोई कहे इसका मोक्ष हो गया, मतलब आप इस मैनिफेस्टेशन से बाहर चले गए। उसको जनरली लय है, मोक्ष है, या जो भी है, पर फिर भी यूनिवर्स तो चलता ही रहता है। तो कोई एक वैश्विक चेतना भी है जिसके अंदर ये सारे, जैसे आपके शरीर का एक एक सेल है, और आपकी पूरा जो इवन फिजिकल बॉडी है, ये मान लीजिए जैसे यूनिवर्सल बीइंग है, एक एक सेल है, वो उसका पार्ट है, अपने आप में पूर्ण इकाई भी है एक सेल। और जिस अंग का है, जैसे अंगूठे का सेल है, वो अपने स्तर के ऊपर कॉन्शियस है। आपके ब्रेन का सेल है, वो कॉन्शियस है, पर वो एक अंग का सबसेट है।
और वो अंग है आपके पूरे देह का सबसेट है। आपका पूरा शरीर उसका एक अंग, अंग के अंदर फिर बाद में उसका एक फंक्शन या उसकी एक कोशिका। आप भी अपने आप में अकेले नहीं हो, आप अपने परिवार के अंग हो। वो परिवार एक समाज का अंग है। वो समाज किसी जाति, किसी कबीले, किसी राष्ट्र, किसी का उसका अंग है। वो राष्ट्र मनुष्य जाति का पूरे का या राष्ट्रों के समुदाय का उसका अंग है। वो फिर बाद में एक पूरी की पूरी जो पार्थिव चेतना है, पृथ्वी की जो चेतना है, जिसमें पशु भी आ गए, पक्षी भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, जड़ तत्व भी आ गया, जो भी इस पृथ्वी के अंदर है, सूक्ष्म है या फिर स्थूल है, उसका भी आप अंग हो। फिर ये पृथ्वी जो है, इस सौर मंडल जो है, इसका अंग है। वो आपकी जो ये आकाश गंगा है, उसका अंग है। ये आकाश गंगा और किसी का अंग है। ये तो खाली भौतिक की बात चल रही है। देखिए, जब आप यूनिवर्सल की बातें करते हैं, ये इतने सिंपल टर्म्स नहीं है। हाँ, ये हम जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपकी एक कोशिका है, वो आपके शरीर का, पूरे शरीर का, देह का एक अंग है। तो वैसे ही यूनिवर्सल चेतना की कह रहे हैं आपकी, वो तो इंडिविजुअल की भी अगर हम बात करें, तो हम इंडिविजुअल के विषय में भी सचेतन नहीं है। जिसको हम ये कहें कि मैं, आप जिसको मैं कहते हो, वो वास्तविक मैं तो आपकी अंतरात्मा है। वो ही एक पर्टिकुलर आपको नाम और रूप प्रदान करती है। वही आपका सच्चा अंदर से वर्ण है। आप सच्चे रूप में क्या हो, जब आप उसके टच करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपका शरीर किस तरीके से एक सिंबल है आपकी जो सच्ची आत्मा है उसका। आपका प्राण है वो क्या करना चाह रहा है, आपका मन है वो कैसे उसका एक यंत्र है। तो इंडिविजुअल तो आपकी अंतरात्मा है, और वो अंतरात्मा भी एक अंग है आपकी जो सच्ची वैश्विक आत्मा है। फिर आपकी एक परात्पर आत्मा है। ये आपके अपने ही अंग हैं, किसी और के नहीं है। पर हम अपने बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो करने लायक काम यह है कि पहले तो इंडिविजुअल सेल्फ, जिसको साइकिक रियलाइजेशन बोलते हैं, चैत्य अनुभूति जो है वो इंडिविजुअल रियलाइजेशन हो गया। फिर उसका यूनिवर्सल, वैश्विक जो रियलाइजेशन आपका होता है, इंडिविजुअल तो हो गया। आपने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर तो अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लिया, और अकेले से उससे क्या हो गया, अगर आपको समाज के अंदर काम करना है तो वो तो नाकाफी है। बहुत लोगों का हो जाता है वो, सामान्य की तो नहीं, पर जो लोग इसमें हैं, इस चीज का वर्णन हुआ भी है। पर जनरली लोग यहीं तक रुक जाते हैं, वो आगे वैश्विक तक नहीं जाते। इसीलिए वो कह रहे हैं जहां और योग बंद होते हैं श्री अरविंद का, क्योंकि वो तो आधार इसी को लेके चलते हैं कि साइकिक जो रूपांतर है, पहले तो कम से कम उसका साक्षात्कार होके अब आप काम करने की स्टेज में आए। अब आप इंडिविजुअल हो, अब कुछ कर सकते हो आप। इससे पहले तो बद्ध हैं हम, अलग अलग रस्सियों से बंधे हुए। अब आगे चल सकते हैं, इसमें कोई चीज है, कोई बात है। आगे चलें स्नेहा, विवेक अगर है तो। हाँ भैया आगे। ठीक है। डेंजर ऑफ फॉसिलाइजेशन एज वन ग्रोज। फोसिलाइज, फोसिलाइज किसको बोलते हैं? फोसिल फ्यूल होता है ना, जैसे पहले एक जीवित था साहब ये, अब इसका जीवाश्म बन गया इसके अंदर। ये पत्थर के अंदर हमने देखा, कैसे पता करते हैं ये, इतने लाख साल, इतने करोड़ साल पहले ये पक्षी इसके अंदर था, कैसे पता चला? ये फोसिल फ्यूल्स में फोसिल मिले हमको, उसके अवशेष, जीवाश्म मिले हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप प्रस्तरीकरण, मतलब आप पत्थर बनने का आपके अंदर डर रहता है। धीरे धीरे आप अगर अपनी समाज के अंदर देखें या आप अपने आप को देखें, कितने विचार आपके अंदर एकदम तय हो जाते हैं। माँ तो कह रही है कि बचपन के अंदर 12 साल की उम्र आते आते लगभग आपके जीवन में कौन सी फसलें आप काटने वाले हैं, वो सारे बीज तो तब तक हो ही जाते हैं पूरे। फिर तो लगभग आप उसकी फसलें काटते हैं। और जिस तरीके का वातावरण है, आपको फ्रेशनेस की तो संभावना बचपन में ही नहीं छोड़ते, बाद की तो बातें ही छोड़िए। तो एज वन ग्रोज, जैसे जैसे व्यक्ति ग्रो करता है, डेंजर ऑफ फोसिलाइजेशन उसका बना रहता है।
It is not necessarily someone who has some experience who is most advanced. जिसको कुछ अनुभव है वही सबसे ज्यादा एडवांस्ड है कि साहब ये तो एडवांस साधक है. It is not necessary. He lacks an element of simplicity. Simplicity. अबोध तरीके से कि माँ का बालक हूं, सिंपल. आप अपनी अंगुली के इशारे से सूर्य को इधर से उधर कर देंगे या चांद को धीरे से पकड़ के कह देंगे तेरी कक्षा से इधर आ जा भैया. तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मान लीजिए आपका फोसिलाइजेशन, मतलब आप ये कहते अरे ये तो मैं कर पाया. छोटी सी चीज के अंदर आपको सफलता मिल जाती है. आपका व्यापार में कोई सफलता हो गई या एक सर्टेन आपका एक, आपने कहा मेरा डेकोरम में मेंटेन करता हूं, समाज के अंदर मेरे को लोग इतना नहीं साहब, मेरे पिताजी ने इतना अपने जीवन में किया, उनका एक नाम है, उनका एक पद है, प्रतिष्ठा है, वो उससे बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, वो उसी के दायरे में रहते हैं. तो ये मानिए कि वो बिल्कुल फोसिलाइज्ड हैं, उनका प्रस्तरीकरण हो गया है, वो जीवाश्म बन चुके हैं. और हम में से लगभग सारे के सारे हम जीवाश्म बन चुके हैं. हम चलते फिरते से नजर आ रहे हैं. एलिमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी कि माँ की चेतना, माँ की कृपा, माँ की क्रिया, वो एनी टाइम कुछ भी कर सकती है. ये फ्रेशनेस हमारे अंदर कहाँ है? भौतिक नियमों से बंधे हुए हैं, हमारे प्राणिक नियमों से बंधे हुए हैं, मानसिक तो है ही नहीं. खैर उस स्तर पे तो हम आए ही नहीं. पर एक जैसे पाश्विक तरीके से सोसाइटी हमारे ऊपर कोई चीज, उसके अंदर आप सोचते हैं कि मेरा एक सर्टेन इतना बुरा भी नहीं हो जिसको बुर्जुआ बोलते हैं, मेरा एक अच्छा परिवार हो, बच्चे भी ठीक ठाक मेरी मानते हों, समाज में भी मैं जहाँ जाऊं वहाँ ज्यादा तकलीफ का काम नहीं हो, काम भी इस तरीके का हो भी ठीक ठाक है, इसके अंदर कोई इतना तकलीफ का भी नहीं है, और ये भी नहीं है आपकी उसके अंदर की बेइज्जती हो रही हो. ऐसा कुछ नहीं है. Simplicity, modesty, and the plasticity that comes from the fact that one is not yet totally developed. कि आपके सामने अभी भी डेवलप होने की अनंत संभावनाएं हैं. मैंने सारा लिटरेचर पढ़ लिया श्री अरविंद का, सारे को मैंने हिंदी व्याख्या कर दी, अब मैं उसके ऊपर व्याख्यान कर रहा हूं. मैं तो श्री अरविंद से भी ऊपर चला गया. मेरे को तो हर चीज का पता है, मैं हर चीज को अपने यथा स्थान रख पाता हूं. मेरे अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर थोड़ा ये है, मेरा बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तरीकरण हो गया. एक सुंदर तितली है पर वो जीवाश्म बन चुकी है, अब आप उसको फ्रेम में लगा सकते हैं प्रेम से. ये सावित्री के प्रकांड पंडित हैं, इनको एक एक लाइन याद है, वेद की एक एक लाइन याद है, उसकी किस धातु से आया है, किस उसका रूट साउंड है, सारी व्याख्यान कर देते हैं. इनके तो जीभ के ऊपर ही सरस्वती बैठी हुई है, जो बोलते हैं सो. जैसे वो सार्वभौम पंडित थे या कौन सा वो एक पंडित था चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, जिसके जीभ के ऊपर सरस्वती, वो दोबारा अपने श्लोक रिपीट नहीं करे, कंटिन्यूअस धारा प्रवाह बोले. अब शास्त्रार्थ के अंदर आ गया चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो सारे जो है भारत को विजय उसने कर रखा. ऐसी उसके अंदर जबरदस्त चीज, वो धारा प्रवाह बोल रहा है, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, रिपीट ही नहीं कर रहा. धारा प्रवाह चीजें आ रही है. फोसिलाइज्ड है जी, मेरे बराबर कौन, बोलता रहा बोलता रहा. चैतन्य महाप्रभु ने बाद में धीरे से कहा जी एक आपने वो चीज कही थी, उसमें कुछ मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें आप कहें तो मोडेस्टली, बड़े क्यों, उनके कोई ये आभास ही नहीं तो वो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी. बड़ा उसको ऐसे झटका सा लगा, कितना आघात लगा रे. मैं वाणी के अंदर मेरे तो सरस्वती स्वयं विराजमान, एक श्लोक कवि और धारा प्रवाह आप लिख ही नहीं सकते उतनी तेज, वो कंटिन्यूअस एक से एक विचित्र, एक से एक चमत्कार करने वाले श्लोक बोल रहा. उन्होंने कहा जी एक के अंदर मेरे को थोड़ा सा ये महसूस हुआ. कहते बताइए. जब उन्होंने व्याख्या करनी शुरू करी तो समझदार तो था ही, तुरंत कहा जी मेरे को शिष्य बनाओ आप. तो सारा गर्व जो है मर्दन हो गया उसका पूरा का पूरा. ये मोडेस्टी वो खाली डिवाइन के टच से आ सकती है, नहीं तो आदमी छोटी सी चीज के अंदर फोसिलाइज हो जाता है. मेरे को तो इसका कोई भी एक चीज पकड़ लो, फोसिलाइज नहीं हो गया.
आप सफलतापूर्वक, अब आपको तो सरकार ने पद्म पुरस्कार दे दिया किसी चीज के लिए, वो तो खैर कोई अच्छी, मतलब जो भी वो रिकॉग्नाइज जिस तरीके की चीजें करते हो साहब, उनको तो शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। आहा, वाह वाह, जिसको मिला है, अब वो ऑलरेडी बेचारा अपने फ्रेमवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप दूसरे आके उसकी पूजा करने लगे, बताओ, मतलब उसके लिए तो असंभव हो गया कि माँ को वो चढ़ा दे सारी चीज उठा के, ले माँ ये ले, ये मैंने ऑफर करी वे, ये सब तो कचरा है। इसके लिए चेतना की क्या स्थिति चाहिए, कल्पना कीजिए आप। तोतापुरी आए, रामकृष्ण जी चले गए समाधि के अंदर, निर्विकल्प समाधि के अंदर, जो सबसे ऊंची समाधि बताई जाती है, जिसके कि 20-21 दिन बाद में शरीर रहता नहीं, तो कंटिन्यूअस वो उनको ठोक पीट करते रहते थे, जोर जोर से, कभी थप्पड़ मारना, ये करना, जिससे कि कभी मुश्किल से आंख खुले तो एक को और कोई भी कुछ भी इसके मुंह में दे दूं, अरे मेरे कारण ये मरेगा, ये तो वो 1 या 2 दिन से ज्यादा रुकने वाले नहीं, उनके पास कितने कितने दिन रुकने पड़ा उनको कि नहीं मेरे कारण मर जाएगा ये रामकृष्ण तो। अब जब वो इतने दिनों बाद के अंदर उनकी समाधि खुली, खुलते ही बाद में चले गए दुर्गा के पास में और उनको जाके प्रणाम किया। अब वो तोतापुरी जी देख रहे हैं, यार समाधि तो इसकी वास्तव में सच्ची थी, पर अभी भी ये बेवकूफी, अभी भी फॉर्म के पीछे लग रहा है। अरे निर्गुण का जो है, इसको सारा साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, अब ये जाके ये मूर्तियों के पीछे, अभी भी कैसा बेवकूफ आदमी है। तब उनको आभास हुआ, रे ये सारी चीजें गुण है, निर्गुण है, ये सारी मेरा खेल है भाई। उनके एक बार तोतापुरी जी के समस्या शरीर के अंदर, तो उन्होंने कहा यार छोड़ देते हैं इसको, गंगा जी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, आज रात को चलेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, बहा देंगे इसको कि परेशान कर रहा। उन लोगों का खुद के हर चीज पे इतना कमांड, फिर फेंक देंगे इसको, आज क्या है, डिस्टरबेंस कर रहा है। अब वो गंगा के अंदर उतरे, बहाव गंगा के अंदर बड़ा भयंकर, एक कॉर्नर से दूसरे के ऊपर चले गए, जहां जाए वहां पानी नीचे चले जाए और उनको कहीं भिगोए ही नहीं। अब वो यार चले गए, वापस आ गए। धीरे धीरे जब ऐसी घटनाएं होती है, तब आपको बिल्कुल डीप डाउन ये महसूस होता है, तेरे जितने भी साक्षात्कार हैं, अनुभव हैं, कितने भी बड़े होंगे अपने आप में, क्या है माँ के सामने, जगदम्बा के सामने, मतलब आप माता जी के सामने कोई चमत्कार करके दिखा रहे हो। सूर्य को जैसे आपने यहां से कोई छोटी सी कोई अगरबत्ती जला के उसको यो दिखाई देगा मेरे प्रकाश, अरे क्या बच्चों का सा काम है। तो अगर आप में सच्ची ये कोई चीज है, आपका टच है, तब तो आप इससे बच सकते हो, नहीं तो ये फोसिलाइजेशन तो पड़ा ही है, ये तो बचपन के अंदर ही, मतलब फ्रेशनेस है ही नहीं भाई। एज वन ग्रोज समथिंग क्रिस्टलाइजेज इन द हेड, आपके माइंड में कोई चीज क्रिस्टलाइज हो जाती है, इट गेट्स मोर एंड मोर फिक्स्ड एंड अनलेस, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने थोड़ी मेहनत करी है, ये भेड़ों की बातें नहीं है कि उनके माइंड में कोई चीज क्रिस्टलाइज हो गई। वो तो मॉब है, एक तरीके का भीड़ है, भीड़ तंत्र है वो तो एक अनाउंसमेंट होगा इधर भाग पड़ेंगे, एक अनाउंसमेंट होगा इधर भाग पड़ेंगे, उनकी बातें नहीं। जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया है, क्रिस्टल तैयार किया अपने हेड के अंदर, उनकी बातें चल रही है, क्योंकि उनकी तो कोई ग्रोथ व्रोथ का प्रश्न ही नहीं है। आप बकरियों की, भेड़ों की, इनकी क्या ग्रोथ की बात करेंगे। एज वन ग्रोज समथिंग क्रिस्टलाइजेज इन द हेड, it gets more and more fixed, and unless you try very hard, you finish by becoming fossilized, आप fossilized हो जाते हैं। this is what usually happens to people, usually mostly या hardly otherwise, आप ये कहिए यूजुअली नहीं, हार्डली अदरवाइज, शायद ही। पहली बात तो दूसरे उदाहरण ही नहीं मिलते हमको, particularly those who have tried for some realization and succeeded in it, उन्हीं के साथ होगा। अरे जिसके सक्सेस नहीं हुई उसको तो छोड़िए, जिसको एक बार सक्सेस मिल गई, यही तो अभी अपन बात कर रहे थे। और those who have come to believe they have reached the goal, हमको तो गोल मिल गया जी। आप खुद ही अपने परिवेश के अंदर देख सकते हैं, कितने लोग व्याख्यान करने लग गए, लेना एक ना देना दो, वो भी व्याख्यान कर रहे हैं सावित्री के ऊपर। अरे भाई कमाल कर दिया। अब बताओ उनको आप, हालांकि वो तो इस दायरे में भी नहीं आ रहे, वो तो इस
ये जो माँ कह रही है उसमें नहीं है वो। इन एनी केस वो तो वैसा ही है जैसे कोई आप एक सामान्य दुकान खोल रखी है, उसके अंदर 4 चीज ये भी रख रखी है, 4 वो भी है, तो उसमें अब आप क्योंकि एक साधन आपको विज्ञान ने दे दिया तो आप उसके माध्यम से एक थोड़ा आप भी शोरगुल कर लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन अभी उत्सर्ग किया ही नहीं। आप जो है पिलग्रिम स्टाफ है, जो आपका दंड है, पिलग्रिम का जो तीर्थ यात्रा करता है उसका दंड है, वो लेके घर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, और कल्पना ये कर रहे हैं साहब मैं तो हिमालय की यात्रा कर रहा हूं टीवी के ऊपर देख के। अब बताओ, तो घर के बाहर कदम रखना चाहते नहीं, खिड़कियों के अंदर बैठ के आप नजारे देख रहे हैं और ये कल्पना साथ साथ के अंदर कर रहे हैं कि मैं तो यात्रा कर रहा हूं गंभीर। अरे पहले पांव एक 2-4 कदम बाहर रखो। यात्रा तो बिना चले कहां से यात्रा होगी, उसको तोड़ने में तैयार नहीं हूं। पर यदि कोई चल चुका है और उसको कोई रियलाइजेशन मिल गया है, उसमें सक्सेस मिल गई है थोड़ी बहुत भी, ऐसे व्यक्तियों के लिए फोसिलाइज न हो जाना ये लगभग असंभव सा है। इन एनी केस इट वॉज देयर पर्सनल गोल, जो जैसा भी जो भी गोल रहा होगा उनका, वो बड़े खुश है। 50 जने उनसे कनेक्ट होते हैं, 40 जने या 50 औरतें उनके पास आती हैं, वो बैठते हैं, उनको व्याख्यान करते हैं, ज्ञान देते हैं, बड़ा आहा बहुत अच्छी बात है। वो महात्मा जी बन गए साहब। उनके अब सत्संग में आंसू भी आने लग गए, उन्होंने नाच गाना भी शुरू कर दिया, उन्होंने ये सारे काम शुरू कर दिए, उनको एक सर्टेन लेवल पे अनुभव भी शुरू हो गए, माँ की वाणियां भी सपने में सुनाई देनी शुरू हो गई। पर वो घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहते, तो ये मानिए उस घर के अंदर ही वो सारे नज़ारे देख रहे हैं और उसी को वो तीर्थ यात्रा कह रहे हैं, पर उन्होंने पदार्पण किया नहीं है। उसके मायने बहुत अलग हैं। नहीं तो माँ की ये जो शब्द हैं इनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। They have reached it, they have attained, it is done, they remain there, they settle there, they say that's it। मैंने एक शिक्षा संस्थान खोल लिया, मैंने ये खोल लिया, मैंने ये खोल लिया, मैंने वो कर लिया, और जो थोड़ा बहुत भी है मेरे को गीता की ये पर्टिकुलर चीज है इसमें साक्षात्कार हो गया। किसी को राधा जी दिख जाती है, किसी को कृष्ण जी दिख जाते हैं, किसी को कुछ दिख जाता है, बैठा आराम से, हो गया काम उसका तो। एंड दे डू नो मोर एनी मोर। सो आफ्टर दैट दे मे लिव 10 years मोर, 20 और 30, दे विल नॉट बज, वो हिलना चाहेंगे ही नहीं। और जो व्यक्ति उनके पास ये बताने आएगा कि ये सही स्थिति नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन महसूस होगा उनका। अगर उनको ये कोई कहे, एक व्यक्ति वो कहता है मैं एक बार बैठा था यूं ध्यान के अंदर और ऐसे लगा कोई सिर के ऊपर कीड़ा जो है वो चल रहा है, मैंने 5-7 बार सिर को झड़काया आयो, फिर किसी ने कहा रुकिए रुकिए छेड़िए मत, आपको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। उसके कई वर्षों पहले वो एक हुआ था, वो कई वर्षों बाद मेरे को ये बात बता रहा था। मतलब जो परात्पर पुरुष है, भगवान स्वयं है, वो इस शरीर के अंदर आके एक कीड़े के रेंगने से, अब वो पता नहीं आपके बीपी ऊपर नीचे होने से हो गया या एक्चुअल में कोई कीड़ा हो गया या आपके कोई नाड़ी तंत्र के अंदर ऊपर नीचे हो गया, वायु का विकार हो सकता है। वो उसको रिलेट करना चाह रहा है कि साहब मेरे तो इंद्री जो ये जो कुंडलिनी है वो हिल गई। अब बताओ परात्पर पुरुष कौन से चमत्कार से प्रभावित हो सक रहा है, मतलब चक्रवर्ती सम्राट है, उसको एक गंदी सी कोठड़ी दिखा के और उसमें रमण कर रहा हो, आहा मेरे तो साहब ये हो गया। मैंने कहा उससे आगे ही नहीं चलेगा इतने वर्षों में, वो कुंडलिनी वहीं आपके झंझन करती रही, वहां से हिली नहीं। ये है हमारी स्थिति, ये है फोसिलाइजेशन। हालांकि वो तो इस दायरे में भी नहीं था। दे आर देयर, दे विल स्टे देयर, उनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं तो वो वायलेंटली आप पे ऐसे आते हैं जैसे कोइल्ड अप कोई स्नेक हो, वो आप पे कैसे आता है, क्योंकि जिस निधि को उन्होंने बेचारों ने बचा के रखा था, अरे सबसे कीमती चीज है मेरे लिए तो ये, उसकी झंझनाहट को अगर आप तवज्जो नहीं दो और उसको कहते रहने दे छोड़ यार, तो वो आपके खिलाफ जितना जा सकता है उतना चला जाएगा। तो कहेगा इसको तो पता ही नहीं, आपको अकल नहीं है ना, आपको पता नहीं है। सच पीपल लैक ऑल द सपलनेस ऑफ स्टफ दैट इज नेसेसरी फॉर गोइंग फर्दर एंड प्रोग्रेसिंग। दे आर स्टक, वो वहीं अटके हुए हैं। दे आर वेरी गुड ऑब्जेक्ट्स टू पुट इन अ म्यूजियम। जैसे तितली सूख गई, उसको फ्रेम में करो और सुंदर सुंदर म्यूजियम जीवाश्म जैसे इकट्ठे करते हैं ना, बोटल्स के अंदर कितने लोगों का शौक है,
कुछ जो है कीड़े इकट्ठे करते हैं वो अलग अलग बोटल्स में, कोई कुछ इकट्ठा करता है, वो म्यूजियम है। तो आप भी एक म्यूजियम में बहुत सुंदर तरीके से आपको जचा दिया गया है, आप पड़े रहो उसके अंदर, बट नॉट फॉर डूइंग वर्क। काम के लिए, अरे भाई मैं तो सोचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा तो हृदय से माँ से कनेक्शन है, हृदय में माँ वाणी दे देती है मेरे को, मैं तो ये हूँ। अरे यार छोड़ो ये बातें, माँ से ये पूछो भाई क्या करूँ, और उसको करो। उस करने में 1000 बार गिरते हो, 1000 समस्याएं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हर बार आप गिर के दोबारा नई ताकत के साथ उठ के चलेंगे भाई, चलेंगे इसके अंदर, तो आप निश्चित रूप से रास्ता तय करोगे। और आपके पास बहुत सुंदर गाड़ी है, सारे साधन है, संसाधन है। लंगड़ा व्यक्ति है वो भी परिक्रमा पूरी कर लेगा, यात्रा पूरी कर लेगा। और जिसके पास सारे साधन है पर विल पावर नहीं है, जाना चाहता ही नहीं, वो गाड़ी के कारण थोड़ी कोई परिक्रमा करता है या अपनी यात्रा करता है। ऐसे ऐसे जो अपंग है या जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं, वो ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं, और जिनको भगवान ने सारी चीजें दी हैं वो कुछ नहीं करते, बजाय कि खुद सड़ रहे हैं और उनके संपर्क में जो भी आ रहा है उनकी एस्पिरेशन के ऊपर पानी डाल रहे हैं। अच्छी बातें हैं माँ की, पर ये तो करना ही चाहिए। अरे इतना पागल मत बनो, अपना सारी चीजें आपने माँ को दे दी, आश्रम में दे दी। पहले तो माँ स्वयं थी, आज तो कोई है ही नहीं, वो दुरुपयोग करेंगे आपके पैसे का। जिस दिन आपके गीले दिन होंगे, लकड़ियां गीली होगी, उस दिन के लिए कुछ लकड़ियां सूखी भी रखिए। सारा जो है आपने सर्वस्व दे दिया। ये कहने वाले ऐसे लोग होंगे जो सो कॉल्ड मार्ग में चल रहे हैं या जो इस मार्ग में हैं, या तब आपको उनके, अगर आप में सच्ची थोड़ा सा भी विवेक, आप कहेंगे रे ये है, ये डिफीटिस्ट है, इसीलिए तेरे साथ कुछ हुआ नहीं। इतने वर्षों बाद में आश्रम के, जिसको सो कॉल्ड फॉरमोस्ट व्यक्ति कहते हैं, जिन्होंने किताबें आपकी ये लिख दी, माँ की जीवनियां, श्री अरविंद की जीवनियां लिख दी, माँ से कहते हैं माँ कुछ ऐसे लगता है कि मेरा कुछ हुआ नहीं, रिक्तता है कि मैंने कुछ किया नहीं हो इतने वर्षों में, जबकि मैंने आपके सिवा कोई दूसरा विचार नहीं रहा। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि हम अपनी वस्तु स्थिति तुरंत में हमारी क्या है वो समझ पाए। तो माने का नो वंडर, तेरा कुछ हो जाता तो वास्तव में सोचने वाली बात थी। यू हैव बीन एंटायरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर सेल्फ। यही बात सतप्रेम को कही कि तेरे को किसी और दूसरे से मतलब ही नहीं है। मतलब सारी उसने एजेंडा लिख दिया, सारे काम कर दिए। माँ उसको अपने गंभीर से गंभीर अनुभव बता रही है कि आध्यात्मिकता में वैसे अनुभव आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किए। उसको माँ ये कह रही है कि तेरे को तेरे अलावा किसी और से मतलब ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हमारा फ्रेमवर्क कितना ज्यादा डिसीव करता है हमको, हम कैसे भाव कैरी करते हैं। दे आर गुड ऑब्जेक्ट्स टू बी पुट इन ए म्यूजियम, बट नॉट फॉर डूइंग वर्क। दे आर लाइक सैंपल्स टू शो what can be done, but they are not the stuff to do more। यहां तक ये सैंपल है साहब, इतना करोगे यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे माँ ने सत्यारोहण के नाटक के अंदर दिखाया, सबसे पहले फिलेंथ्रोपिस्ट रुकता है, परोपकारवादी जो है, क्योंकि वो कहता है इस मोड़ से आगे चलूंगा तो दुनिया ही नहीं दिखेगी, तो दुनिया ही नहीं दिखेगी तो परोपकार करूंगा किसका। तो सत्य के लिए आगे मैं तो जाऊं, मेरे को नहीं जाना। तो वो सबसे पहले वहीं रुक जाता है, जो वास्तव में जिसके अंदर परोपकार की भावना है। मैं आज के की बातें नहीं कर रहा। परोपकार अगर गुण को मूर्तिमान कर दिया जाए व्यक्ति के अंदर भी, तो भी वो जहां ये जगत दृष्टिगोचर होता है उससे परे नहीं जाना चाहता। वो कहता है इससे दूर कैसे जाऊंगा, फिर परोपकार करूंगा किसका मैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं आएगा कि दुनिया से दरिद्रता है या जो जो चीजें हैं वो कभी चली जाए नहीं। वो करेगा क्या, वो तो फ्री हो गया। जो गरीबों को दान करता है, बताइए अगर गरीब संसार में नहीं रहेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएगा। किसी के तकलीफ नहीं होगी तो वो बेरोजगार हो जाएगा। पर उपकार उपकार करेगा किसका, ये भान आपको इतना सेल्फ सेटिस्फाइड कर देता है, आप फोसिलाइज्ड हो इसके अंदर, आपको कोई हिला ही नहीं सकता, एंड यू नेवर बज। और कोई आपको अगर आके सही बात बताए कि मां श्री अरविंद की बात तो ये है, तो आपको इतना खारा लगता है, ऐसा लगता है कि वो अरे ये तो कैसी बातें हैं। ये है फोसिलाइजेशन, ये है प्रस्तरीकरण, मतलब आप पत्थर बन गए। जैसे पेड़ है, जीवित है,
उसका फोसिलाइजेशन होके जीवाश्म बन गया। आप जब कोयले की खुदाई करके उसको कोयला, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं इनको, कि एक समय वो जीवित थे, जीवाश्म है, धीरे 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 उसका पेट्रोल बन गया, उसका ये बन गया, उसका कोयला बन गया, इसका जो भी बन गया, हमारा वही बन जाता है। उनकी बात है जो प्रगति कर रहे हैं, उनका बन जाता है। बाकी जो कुछ नहीं है उसका तो जीवाश्म भी नहीं बनता। वो तो ठीक है, आया गया। पानी के ऊपर बुलबुला है, वो उठा, उससे कितना किसके क्या फर्क पड़ना है। तो न तो वो खुद के लिए उपयोगी है, न किसी और के लिए उपयोगी है। बुलबुला किसके लिए क्या उपयोगी है? बना, मिट गया एक, बस। ठीक है, कोई बच्चा उसको देख के मन बहला सकता है, बस इतनी ही बात है। बाकी तो उसमें तो कोई सब्सटेंस तो कुछ है नहीं, अनसब्सटेंशियल है। इसमें कोई चीज, कोई बात इससे और तो क्लियर क्या करें? कोई प्रश्न हो तो जरूर। कुछ समझ में आ रहा है क्या स्नेहा? ये रविकांत जी, बहुत मुश्किल चीज है इससे बच पाना, हमेशा आपको फ्रेश रख पाना। सर बहुत जबरदस्त समझ में आया है, आई ओपनिंग है। बस और इसके बाद क्या कहें, ये तो बस पूछिए मत, सारे अहंकार को तोड़ कर रख देता है आदमी। हाँ जी स्नेहा, और किसी को कोई बात नहीं तो आगे चलते हैं। ये भी एक, ये जो सारी बातें हो रही थी जो प्रगति कर रहे हैं उन लोगों के लिए ना, तो जब वो प्रगति करते हैं और फिर कहीं एक खास मुकाम पे जाकर रुक जाते हैं, इसका मतलब उनकी प्रगति और आगे बढ़ने के दौरान फिर वो सिंसियरिटी कहीं ना कहीं लैग कर रही होगी। हाँ, उनका इस वजह प्राइस से टैग है, आपकी कीमत है, आप कितने में बिकेंगे, आपके ऊपर वो टैग लग गया। आप 50 रुपए में बिकेंगे या 100 रुपए में बिकेंगे, मतलब आपकी जितनी जो कैपेसिटी है। आपको एक साक्षात्कार हो गया, आपको एक दिन माँ की वाणी अगर सुन भी गई तो भी रुक गए आप। अरे तो आप स्वयं परमात्मा स्वयं हैं, आप कोई भी इतने बड़े चमत्कार से कैसे चमत्कृत हो सकते हैं ये बताइए। तो आप में अगर ये फ्रेशनेस है तो आप स्वयं परमात्मा बनने से पहले कभी नहीं रुक सकते। नहीं तो मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मतलब बताइए कैसी कैसी चीजों के अंदर आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड होके बैठ जाता है। आपका जो आत्मा का अदम्य साहस है वो ही आपको इसमें लेके जा सकता है। और इसीलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, गुरु ही आपकी इस चीज को तोड़ सकता है। नहीं आपके व्यक्तिगत प्रयास से तो आप कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएंगे। आपको पता भी कैसे चलेगा कि ये मुकाम है या नहीं। और वास्तव में तो कोई भी इस परात्परता में मुकाम कहना भी गलत है अपने आप में। ये आरोहण तो अनंत है, क्योंकि अनंत है आपकी स्वयं की सत्ता। तो आप ये कहें कि कोई भी मुकाम है तो मुकाम है ही नहीं, ऐसा कोई मुकाम नहीं है। इसीलिए अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूं, वो पता नहीं आप उसको समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे। एक सेकंड। इसके बाद में मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये है श्री अरविंद का खंड 12, ये 12वां खंड है। आपको स्क्रीन मिल गई क्या? हाँ भैया दिखाई दे रही है। हाँ, ये 12वां वॉल्यूम श्री अरविंद का एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन। ये श्री अरविंद के एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन जो है ये 12वां वॉल्यूम है। इसमें ये पहला अपना जो सिलेक्शन है ये सर्टिट्यूड्स, श्री अरविंद का ही टाइटल है ये, निश्चितताएं। आपका बीइंग क्या है उसके बारे में, गहराई में निहित है एक महत्तर गहराई, ऊंचाइयों में एक महत्तर ऊंचाई। स्वयं अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा
मनुष्य अनंत की सीमाओं पर अधिक शीघ्रता से पहुंचेगा। आप मतलब अपनी सत्ता की, आप जिसको मैं बोलते हो, उस सत्ता की संपूर्णता तक पहुंचने से पहले हो सकता है आप अनंत की सीमाओं पे पहले पहुंच जाएं, पर आप अपनी खुद की संपूर्णता तो जानना, क्योंकि आपकी संपूर्णता क्यों? क्योंकि वह सत्ता अनंत है, ईश्वर है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं, विवेकानंद जी भी ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत के ज्ञान को लेके आओ, अगर इस संस्कृति को हमको जीवित रखना है। आपने कहां अपने आप को छोटे से बीइंग से एसोसिएट कर लिया, मैं छोटा सा ये हूं। अब क्योंकि आप छोटे से हो, आपके जो अभीप्साएं हैं, आपकी जो पोजेशंस हैं, मेरे को ये वो बहुत छोटे हैं। अगर आप अनंत हैं तो आप कामनाओं की तृप्ति में अपने आप को कैसे दे सकते हैं? वो तो आपके लिए बड़ी शर्मिंदा करने की बात है। गहराई में निहित है महत्तर गहराई, मतलब हर गहराई के अंदर और गहराइयां, ऊंचाइयों में और ऊंचाइयां। आप थोड़ी कोई चीज की गहराई में गए, जैसे हम इस टेक्स्ट की गहराई में गए, तो हमको ये थोड़ी कह रहे हैं लास्ट आ गए। श्री अरविंद भी कोई आरोहण की लिमिट नहीं बता रहे, ऊंचाइयों पे ऊंचाइयां हैं। तो अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा मनुष्य अनंत की सीमाओं पर अधिक शीघ्रता से पहुंचेगा, क्योंकि वह सत्ता अनंत है, ईश्वर है। मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के लिए अभीप्सा करता हूं। क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं? ये आपको इंग्लिश में भी जो सेट मिला है उसके अंदर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उसी का अनुवाद चल रहा है। ये आपको उपलब्ध है 12वां वॉल्यूम, जब आप खोलेंगे, मतलब अपने कंप्लीट वर्क्स का सिलेक्शंस का पहला जो वॉल्यूम है, उसमें 12वां जो चैप्टर कहिए आप, जिसका पेज नंबर है 182 सर्टिट्यूड्स, ये आप भी खोलेंगे, आपको बाद में भी मिल जाएगा। मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के लिए अभीप्सा करता हूं। क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं? क्योंकि वही बात आ गई ना अभी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आपको दिया है रेफरेंस कि आप एक मुकाम पर, तो क्योंकि आप स्वयं अनंत हैं भाई, तो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, उसके लिए मैं अभीप्सा करता हूं। क्या मैं इन्हें प्राप्त कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, पर प्राप्त करना सही शब्द नहीं है। पर अनंत का स्वभाव ऐसा है कि उसका कोई अंत नहीं है, तो आप मुकाम बोल ही कैसे सकते हैं? इसलिए यह मत कहो कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं वह बन जाता हूं। केवल ईश्वर बनने के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राप्त करने से पहले वह उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यह आप कर सकते हो, वो तो आप हर तरीके से संबंध स्थापित कर ही सकते हैं। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना योग है, उच्चतम परमानंद और उदात्ततम सार्थकता है। मानवता के दायरे में ऐसे संबंध हैं जिन्हें हमने विकसित किया है, और वो संबंध क्या है? इन्हें प्रार्थना, उपासना, आराधना, यज्ञ, विचार, श्रद्धा, विज्ञान और दर्शन। अब ये अपने आप के अंदर कितनी कितनी वास्ट प्रणालियां हैं, तो भी इनको समअप कर दिया श्री अरविंद ने कि क्या है ये? उसके साथ संबंध स्थापित करने के तरीके हैं। जैसे धर्म है, क्या करता है वो? भाई उपासना आपकी पद्धति है। अगर आपको मूल में पूछा जाए कि कर क्या रही है वो, आपका उसके साथ संबंध स्थापित कर रही है। आराधना क्या कर रही है? यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कर रहा है? आपका चिंतन है, आपकी श्रद्धा है उसके प्रति। दर्शन मतलब फिलोसफी, हमारी विकसित क्षमता से परे अन्य संबंध भी हैं। हमने जो आज तक डेवलप किए हैं उनसे परे और भी संबंध है। खाली इतने नामों से थोड़ी कोई आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, परंतु मानवता के दायरे में उन्हें हमें अभी विकसित करना बाकी है। वे संबंध हैं जिन्हें उन विभिन्न अभ्यासों द्वारा प्राप्त किया जाता है जिन्हें हम सामान्यतः योग कहते हैं। फिर योग के दायरे में आप आ जाते हैं। आवश्यक नहीं कि हम उसे भगवान के रूप में जानते हों, हम उसे प्रकृति के रूप में, हमारे उच्चतर स्व के रूप में, अनंत के रूप में, किसी अवर्णनीय लक्ष्य के रूप में जान सकते हैं। इसी रूप में बुद्ध उसके पास, उसके समीप गए। इसी रूप में कठोर अद्वैतवादी उसके समीप जाता है। यहां तक कि नास्तिक के लिए भी वह सुलभ है। भौतिकवादी के लिए वह अपने आप को जड़ तत्व के रूप में छिपा लेता है। शून्यवादी जो ये कहता है ये कुछ है ही नहीं भाई, शून्य है, वॉइड है, कि ये ध्यान लगाओ और आप शून्यता में चले जाओ, बस
वह पूर्ण शून्य की गोद में छिपकर उसकी प्रतीक्षा करता है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परमात्मा को क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वो एक छोटा सा जीव बन सकता है, एकदम आराम से उसमें रह सकता है। आपकी पेंसिल है, आपकी कॉपी है, वो बन सकता है और उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। आप पेंसिल छोड़ के जाएंगे, 20 साल बाद भी वो पेंसिल हो सकता है दीमक न खाए या यथावत पड़ी रहे, वैसी की वैसी मिलेगी। उसको कोई हड़बड़ नहीं है कि मैं यहां से हिलूं। इसीलिए गीता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भी मेरे को प्रपद्यन्ते, जैसे भी मेरे पास आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको उसी तरीके से मैं अपने पास आने देता हूं। तो ये आप कोई मुकाम या उनकी जो बातें कर रहे हैं, आप स्वयं वो हैं, आप स्वयं ही वो चीज हैं। कितनी सुंदर बात है ये। हमारे जितने भी परिकल्पनाएं हैं, हमारी जो परिसीमितताएं हैं, उसको तोड़ देती है। आगे चलें इसके अंदर, या कोई ऐसा इशू है जो इसमें कोई अटक रहा है? ठीक है भैया। रिमेम्बरेंस एंड मेमोरी। मेमोरी इज ए मेंटल फिनोमिनन। मेमोरी, स्मृति, ये एक मानसिक चीज है, प्योरली मेंटल। जबकि रिमेम्बरेंस जो है वो एक अलग चीज है, कैन बी ए फिनोमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर आपको रटाई जाती है कोई चीज, वो याद नहीं रहती। इन दोनों में भेद कीजिए। तो मां को, वो कह रही है मेरे को सारी चीजें प्रतीत होती है कॉन्शियसनेस के स्तर के ऊपर। इन दोनों में अंतर है। मां को कई बार कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है कोई चीज, मां उससे 3-3 4-4 बार पूछ रही है, भाई क्या कहना चाह रहा है, मेरे को सुन ही नहीं रहा। फिर वो दोबारा बताता है, फिर बताता है। वो कह रही है मेरे फिल्टर इस तरीके से हैं, वो कॉन्शियसनेस से ग्रहण करते हैं, आपकी इन चीजों से ग्रहण नहीं करते। मेमोरी जो है आपका मेंटल फिनोमिनन है, प्योरली मेंटल। रिमेम्बरेंस जो है, ये तो मैं आपको प्रमाणिक तरीके से बता सकता हूं। जैसे भाई मां की हमने वाणी पढ़ी, इसमें आगे क्या आने वाला हमको नहीं पता, पर कैसे आप उसको, उसकी जब व्याख्या करते हैं, आप जब उसको खोलते हैं, कितना एक सुसंबद्ध तरीके से वो आता है, क्योंकि आपकी चेतना के अंदर वो चीज निहित है। आपने मां श्री अरविंद का पढ़ा कोई शब्द, आप अक्षर से उसको वापस दोहरा पाए, आवश्यक नहीं। आपकी चेतना में यदि आप उसको अनुभव कर लेते हैं, तो ये रिमेम्बरेंस का पार्ट बन जाता है। ये फिनोमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये चेतना की चीज है। जबकि मेमोरी, स्मृति जो है, वो मेंटल चीज है, मानसिक चीज है। वन कैन रिमेंबर इन ऑल द डोमेन्स ऑफ वंस बीइंग। और सारों का अलग अलग तरीका होता है। किसी के जो है नंबर्स के बारे में ऐसे जादूगर हैं, उनको याद है 5 साल 7 साल पहले किसी से एक बार फोन पे बात करी थी, उसका नंबर आज भी याद है। पर मां की क्या वाणी पढ़ी, किस समय कब क्या होना चाहिए, उसको बिल्कुल याद नहीं है। किसी को दूसरी चीजें बड़ी जबरदस्त याद है। किसी को चेहरे जो है वो एकदम, एक बार व्यक्ति से मिला तुरंत याद कर लेगा। दूसरा जो है उसको उतना चेहरा वगैरह नहीं है। उसकी क्वालिटी जो है डिपेंड करता है आप किस स्तर के ऊपर अवेक हैं। एक ऐसा है जो एक बार उसने कोई धुन सुनी, एक बार कोई राग सुनी, एज इफ उसने उसकी फोटो उतार ली हो अंदर, चेतना के अंदर हूबहू रिप्रोड्यूस कर देगा। और उसको बार 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 सेम चीजें, घटनाएं, सेम सड़क के ऊपर जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। 10 बार उस सड़क पे से चला गया, और फिर भी 11वीं बार अगर उसको खुद को रास्ता, अगर आपको गाइड करना हो, वो पूछ पूछ के ही करेगा, उसको याद ही नहीं है। तो आप ये कह देंगे माइंड नहीं, अरे तो ये बड़ी विचित्र गुत्थी है ये, कैसे आपके अंदर, तो आप ये कहेंगे माइंड तो है ही, पर इस स्तर पे कैसे कैसे आप रिमेंबर करते हैं, हर डोमेन के ऊपर आप रिमेंबर कर सकते हैं। वन कैन रिमेंबर वाइटली, वन कैन रिमेंबर फिजिकली, वन कैन रिमेंबर साइकिकली, one can remember mentally also. But memory is a purely mental phenomenon. Memory can first of all be deformed, and it can also be effaced. One can forget. और वो तो आपके जब नए सेल्स होते हैं तो ब्रेन के अंदर, आपने 10वीं क्लास के अंदर जो जो फॉर्मूले याद किए होंगे, कोई याद थोड़ी, वो सारी बातें आज याद थोड़ी है। वही अगर आपने चेतना से कोई चीज सीखी होगी, वो आपको किसी भी समय आपको पूछ लिया जाएगा, वो आपका अंग है, वो बिल्कुल आपको याद रहती है।
The phenomenon of consciousness is very precise. If you can take the consciousness back to the state in which it was, जैसे माँ करती थी, एक स्थान पे गई, उनको ये लगा अरे मेरा गला कौन घोट रहा है, तब वहां पता किया अभी क्या बात है, पता चला कि वहां जो राजकुमारी थी उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया था। ओहो, पता चला ये। अब ये मेमोरी तो कैसे रह सकती है? वैसे ये सारी मेमोरी, जैसे माँ ने, पहले हम पढ़ के गए थे कि टेरेस्ट्रियल मेमोरी भी होती है एक, जैसे पिजन हाउसेज हैं या छोटे छोटे, आप कोई बड़े बैंक के अंदर जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं, छोटे छोटे खाने हैं, वैसी अर्थ की मेमोरीज अगर उसमें आप जा पाए तो उसमें खाने हैं, उसमें किसी में भी आप प्रवेश कर सकते हैं, आप सच्चा इतिहास जो है उसको वापस रिलीव कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। If you can take the consciousness back to the state in which it was, things come back exactly as they were. इसीलिए माँ कहती है कि एक बार हिंद महासागर के बीच के अंदर कोई एक ऐसा स्थान, एक ऐसा टापू रहा है जहां मैंने, और कई ये हिस्टोरिकल बात है, ईयर मैं तुमको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर ये कोई विजन की बात नहीं है कि मेरे को अंतर्दर्शन हुआ हो। मैं ये प्रमाणिक तरीके से कहती हूँ दिस इज हिस्टोरिकल। ये धरती के इतिहास में ऐसा स्थान रहा था जहां पे सारी चीजें इतनी हार्मोनियस थी, कोई ग्रे शेड नहीं थी, कोई जीवन में म्लानता नहीं थी, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। मतलब जिसको आप स्वर्ग की परिकल्पना कहते हैं वो मैंने वहां देखा है, मैं वहां जी हूं, मैं वहां थी। और ये कोई मेरा विजन, मेरा कोई एक्सपीरियंस ये नहीं है, ये फैक्ट है। पर कौन सी वाली पृथ्वी थी, कौन सी वाली क्या थी, या उसके वेयर अबाउट्स देना, हाँ वो माँ उसके फिर बाद में कहती है नहीं ये इसके साउथ में था, इसके ये था, वो कुछ माँ इंडिकेटर्स देती हैं, फिर वो कहती है कि नहीं ये हिंद महासागर में यहाँ एक टापू था इस तरीके का। वो जब चेतना के ऊपर वो चीज रिकॉर्डेड है, वो रीलिव की जा सकती है। इट इज एज दो यू रीलिव्ड द सेम मोमेंट। You can relive it once, twice, 10 times, 100 times, but you relive a phenomenon of consciousness। पर आप वो consciousness को relive करते हो। तो ये जितनी भी कहानियां आपको बताते हैं मरने के बाद नया जन्म हो गया और वो हो गया, लगभग सारी की सारी ये जो है ना फॉल्स हैं, लगभग। बाकी तो हर एक अपने आप में एक नया इंस्टेंस है, नई चीज है। पर माँ कह रही है कि खाली जो चीज आपकी साइकिक मेमोरी में है वही बचती है, बाकी कोई सी नहीं बचती। फिर तो अर्थ के अंदर सारी मेमोरी है, पर वो उसके अंदर सामान्यतः व्यक्ति को अगर ओकल्ट उसके अंदर नॉलेज है तो प्रवेश मिलता है। जिस तरीके से बाजारीकरण इसका हो गया कि जना जना कहीं भी चला गया और वो तो आपको कहानियां बता रहा है, ये सब बेकार है। सब वाइटल बीइंग्स हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता क्या, आपको आके कह देगा देखो दादी ने तेरे को ये बात कही थी ना, कहा, और मेरे और दादी के अलावा तो कोई था ही नहीं वहां। निश्चित इसके मुंह से जो बोल रहा दादी बोल रही है, भाई आपके और दादी जी के अलावा कोई था ही नहीं। वही एक ऐसी चीज जो आपने किसी को बताई नहीं, दादी ने किसी को बताई नहीं। अब किसी के मुंह से बोल गई रे तेरे को मैंने वहां वो चीज करी थी, तो अरे दादी आ गई साक्षात, दादी का क्या लेने देना है उसके अंदर। ये ऐसी एंटिटीज, ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ सारे दिन खेल करती हैं। और अगर आपका माइंड विकसित नहीं है तो आपके साथ अरे खेल तो अभी भी हो रहा है। आप कोई बाजार के अंदर से गुजर के देखिए, आपके अंदर कैसे कैसे इंप्रेशंस आते हैं। भय के आ जाएंगे, लालच के आ जाएंगे, किसी भी चीज के आ जाएंगे। आप कोई भी चैनल चला के देख लीजिए, मोबाइल खोल के देख लीजिए, ये बोम्बार्डमेंट तो एनी टाइम है ही। सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाओ, आप में जैसी भी चेतना में हो, चुपचाप भी जाके आ गए तो भी आप में चीजें प्रवेश कर जाएंगी। अपन तो सोच समझ के करते हैं ये काम। मैं कह रहा हूं मैं प्रोटेक्शन से पूरा अपने आप को माँ की चेतना में भी लेके जाऊं। हाँ, अगर माँ के निहित आप कोई भी काम कर रहे हैं तो शत्रु की टेरिटरी में भी जाएंगे तो माँ आपके साथ जाएगी, बशर्ते आप माँ के निहित जा रहे हैं, उसके योद्धा के रूप में जा रहे हैं, तो इक्वेशन अलग है। पर अगर कहीं भी इनसिंसियरिटी है तब तो कहना ही क्या। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी ऑफ इफेक्ट विच यू इंस्क्राइब समवेयर इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में कोई मेमोरी को इंस्क्राइब करते हो, उससे बहुत अलग है ये चेतना वाली बात। ये तो बात मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे जब आप अनुभवों के आधार के ऊपर जीना शुरू कर देते हैं ना, जैसे हमने ये पढ़ा
जब मैं कहता हूँ इसके नोट्स बनाइए, इसको ये कीजिए, तो मेरा खाली आग्रह इस चीज के लिए है कि आपकी चेतना में अंकित होगा वो, क्योंकि ये कोई भौतिक वैसे तो है नहीं। आप लिंकेजेस अपने अगर जीवन से भी ये बनाएंगे, चीजों से बनाएंगे, अंकित कहाँ होगा वो? जितने ही गहरी चेतना में आप होंगे, उतना ही गहराई से वो आपके ऊपर इंप्रेशन डालेगा और इतने ही उसके मायने होंगे, क्योंकि माँ कोई सरफेस स्तर की चीज थोड़ी बता रही है इसके अंदर। ये अपना हो गया। और अगली बार फिर बाद में हम इसको यहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर तो अब एक नया सेक्शन, द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर हेल्थ, ये अगली बार हम ले सकते हैं। बाकी तो बड़ी सुंदर, बहुत ही सारगर्भित सारी चीजें हैं ये। श्री अरविंद का भी मतलब हीरे आपको दे दिए जाएं तो भी आप कहें भैया ये तेरे पास रख। श्री अरविंद की वाणी को किसी चीज के सामने तोला नहीं जा सकता। उसका जो कंटेंटमेंट है वो आपको जहां लेके चली जाती है वो चीजें, वो मानिए कम से कम उतने समय के लिए तो आपको अपने सारे बंधनों से तोड़ के कहीं और ही ले जाती है। आपको अपने सच्चे स्वयं का सुख देती है, अगर आप वास्तव में उस समय उस चीज को जी सकें। नहीं तो हर समय हम अपनी हेल्थ से, हम अपने परिवार से, परिवेश से इतने प्रताड़ित रहते हैं, इतनी ड्यूटीज, ये वो क्षण ऐसा होता है जिसमें एज इफ हम परात्पर का श्वास ले रहे हों। श्री अरविंद के अंदर निवास करते हैं उस समय, उनकी चेतना में निवास करते हैं। अब कितनी गंभीरता से आप इसको लेते हैं, जीवन को बिल्कुल ट्रांसम्यूट कर देते हैं, यह आपके लिए छोड़ा गया प्रश्न है। यहां हम इसको विराम दे सकते हैं। किसी के कोई बात हो तो बताइए। हाँ भी स्नेहा, कोई चीज इसमें? नहीं भैया, सुबह वाली क्लास का मैं कह नहीं पाऊंगी भैया, क्योंकि मेरे को 6:45 मॉर्निंग स्कूल हो गए हैं।